हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुरालेख विद्या का क्या अभिप्राय है। तो आपका इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ये शिलालेखों का अध्ययन। शिलालेखों का अध्ययन या अभिलेखों का अध्ययन, इसी को कहते हैं पुरालेख शास्त्र। आप जानते होंगे अभिलेख जो थे ये आपके मुहरों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं और साथ में ये कहीं कहीं मंदिरों की दीवारों पर, ईंटों पर या मूर्तियों पर भी उत्कीर्ण होते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी। तो इसका आंसर जो है आपको बताना है संस्कृत, पाली, ब्राह्मी या खरोष्टी। प्राचीन काल में स्रोत की सामग्री लिखने के लिए जो भाषा प्रयुक्त होती थी वो संस्कृत थी। इसका आंसर आपका हो जाएगा संस्कृत। संस्कृत भारत की शास्त्रीय भाषा है, विश्व की सबसे पुरानी उल्लिखित भाषाओं में से एक है। ये संस्कृत जो है आपका हिंदी यूरोपीय भाषा परिवार की इंडो आर्यन शाखा में, उपशाखा में शामिल है। आधुनिक भाषाएं हैं जैसे मैथिली, हिंदी, उर्दू, कश्मीरी, बांग्ला, ओडिया, मराठी, सिंधी, पंजाबी, इन सब की उत्पत्ति इसी से हुई है। संस्कृत में हिंदू धर्म के सभी ग्रंथ लिखे गए हैं और बौद्ध धर्म की भी अगर हम बात करें तो महायान शाखा के ग्रंथ भी कुछ संस्कृत में लिखे गए हैं। एक एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें यह है कि वर्तमान में जो सबसे प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है वो ऋग्वेद है और संस्कृत भाषा का व्याकरण ग्रंथ पाणिनि की अष्टाध्यायी किसी भी भाषा के व्याकरण का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसकी लिपि देवनागरी है। संस्कृत जो भाषा है आपकी वो भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है और उत्तराखंड की एक राजभाषा भी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी। एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन या सिल्वर। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर जो है वो है मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी कॉपर, जिसको हम तांबा भी कहते हैं। प्राचीन समय में मानव तांबे के औजार, हथियार और कंगन बनाते थे। बस इससे यही है इससे संबंधित। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि महापाषाण काल में क्या क्या उपयोग में लाया जाता था। तो ये इसका आंसर तो है आपका बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ करने। महापाषाण काल में ये उपयोग में लाए जाते थे, बड़े पत्थर से घेरी हुई समाधियाँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि भारतीय जो प्रायद्वीप है उसके उच्च भागों में रहने वाले लोग महापाषाण निर्माता कहलाते हैं और इनका पता चला है उनकी कब्रों से जो महापाषाण कहलाती हैं। इन कब्रों को महापाषाण इसलिए कहा गया है क्योंकि इन्हें बड़े बड़े पत्थर के टुकड़ों से घेर दिया जाता था। ये क्लास 6 के एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है एक डायग्राम इससे संबंधित, आप वहाँ भी देख सकते हैं। और इन कब्रों में जो दफनाए गए लोग थे उनके केवल अस्थि पंजर ही नहीं मिले बल्कि साथ में उनके लोहे की वस्तुएं मिली हैं, मृदभांड मिले हैं, मिट्टी के बर्तन जैसा कुछ। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर आपका हो गया था बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट कहाँ हुए थे। तो जो धातु के सिक्के थे उनका प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था। हड़प्पा सभ्यता में, उत्तर वैदिक काल में, बुद्ध के काल में या मौर्यों के काल में। तो ये जो है आपका धातु के सिक्के ये बुद्ध के काल में सबसे पहले मिले हैं। धातु से बने निष्क और शतमान शब्द मुद्रा के रूप में माने गए हैं और निष्क और शतमान का उल्लेख वैदिक ग्रंथों में भी हुआ है और धातु के सिक्के सबसे पहले गौतम बुद्ध के युग में मिले हैं। जो इनका मिलना हुआ है गौतम बुद्ध के युग में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है। तो कालीबंगन आपका स्थित है
पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में या राजस्थान में? तो इसका सही आंसर जो है वो है राजस्थान। कालीबंगन राजस्थान जो स्टेट है हमारा, उसके हनुमानगढ़ ज़िले में है और ये घग्गर नदी के किनारे है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और ये जो आपका कालीबंगन है, ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बाद इस सभ्यता का, हड़प्पा संस्कृति का तीसरा सबसे बड़ा नगर था। इसका नाम कालीबंगन क्यों पड़ा? इसका एक कारण है, यहाँ से हमें तांबे की काली चूनी मिली है, इसलिए ही बंगन का मतलब जो था वो चूड़ियों से था, और काले रंग की तांबे की चूड़ियाँ मिली हैं, इसलिए इसे कालीबंगन कहा गया है। साथ में इसके यहाँ से मिट्टी की मुहरें भी मिली हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, कांच, सीप, शंख इत्यादि चीज़ें भी मिली हैं। नगर नियोजन के साक्ष्य भी यहाँ से कालीबंगा से मिले हैं हमें। और जो हल है, जिससे खेती होती है, हल की रेखाओं से युक्त खेत भी मिले हैं, जुते हुए खेत कहते हैं जिन्हें। तो इससे पता चलता है कि कालीबंगन वाला जो मानव था वो कृषि भी करना जानता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सा इनमें से कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट है आपका, उन्हें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी। दूसरा, गाय उनके लिए पवित्र थी। तीसरा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। चौथा, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो ये जो है आपका इसका सही उत्तर है, उन्होंने पशुपति का सम्मान आरंभ किया। जो हड़प्पा की सभ्यता है, उससे जो मुहरें मिली हैं उन पे 3 सिर और 2 सींग वाले देवता, जो एक बाघ, एक हाथी और एक गैंडे से घिरे हुए हैं, उनके सिंहासन के नीचे एक भैंस और पैरों के नीचे 2 हिरण हैं। इस तरीके का एक मुहर मिली थी। उससे ये पता चला कि उनकी उपासना पशुपति महादेव के रूप में की जाती थी। इस काल के लोगों ने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। हड़प्पाई लोगों को घोड़े की जानकारी नहीं थी। अश्वमेध यज्ञ का कोई मामला नहीं है उससे संबंधित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, पशुपति का सम्मान आरंभ कर दिया था। 8th क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो दास श्रमिक आधारित थी, वर्ण आधारित थी, जाति आधारित थी या उचित समतावादी थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है उचित समतावादी। हड़प्पा जो संस्कृति थी, उसका समाज 4 वर्गों में विभाजित था। शासक था, कुलीन वर्ग था, मध्यम वर्ग था और निम्न वर्ग था। हड़प्पा की सभ्यता जो थी वो उचित समतावादी सभ्यता थी। कुछ आर्थिक विषमता के बावजूद वर्ग संघर्ष के विषय में कुछ खास जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उचित समतावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निम्न में से कौन है? व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक बताने हमें मिट्टी के बर्तन हैं, मुद्राएं हैं, नावें हैं या मकान हैं। तो सिंधु घाटी का सिंधु घाटी सभ्यता का जो आर्थिक जीवन था, उसमें कृषि था, पशुपालन था, विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे थे, व्यापार था। विदेशों तक से व्यापार था सिंधु सभ्यता में। और ये वस्तु विनिमय पर आधारित था। जो खनन से धातु के मुद्रा का प्रचलन का प्रमाण कुछ हमें खास मिलता नहीं है, परंतु व्यापारियों की कुछ विशेष मुहरें होती थी जिनका प्रयोग हुंडी के रूप में होता था, ऐसा माना गया है। इससे व्यापारियों के एक सुगठित वर्ग की सहज कल्पना कर सकते हैं हम। इसकी पुष्टि सिंधु सभ्यता के अलग अलग भागों में जो मिट्टी की मुहरें, लिपि और माप तोलों के अस्तित्व से भी होती है। तो इसका आंसर जो है आपका वो हो गया मुद्राएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो भारत में जो सबसे पहला पुराना शहर खोजा गया था वो था हड़प्पा। पंजाब नहीं था, पंजाब स्टेट है। मोहनजोदाड़ो नहीं था, सिंध नहीं था, हड़प्पा था इसका सबसे पहला खोजा गया पुराना शहर। और ये आपका सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी ने
पंजाब के जो उस समय का पाकिस्तान था उसके पंजाब प्रांत में, और ज़िला था मोंटेगोमरी। वहाँ पे हड़प्पा के टीले का जो था इन्वेस्टिगेशन किया था, और ये आपका हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला? जो हड़प्पा स्थल थे अलग अलग, इनमें क्या नहीं मिला? तो नालियाँ और कुएं, दुर्ग, धान्यागार, शिखर सहित मंदिर। नालिए और कुएं भी मिले हैं, दुर्ग भी मिला है, धान्यागार भी मिले हैं जहां अनाज के रखने की व्यवस्था थी, और ये शिखर सहित मंदिर ये ही नहीं मिले हैं, शिखर सहित मंदिर नहीं मिले हैं। तो इसका 11th क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा शिखर सहित मंदिर। ऐसा माना जाता है कि उस समय के जो लोग थे, वो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, वो लकड़ी के मंदिर बनाते थे। ऐसा मार्शल का विचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 12th क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1935, 1942, 1901 या 1922? अब एग्जैक्टली तो अभी मैंने जैसे आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी, और सबसे पहला स्थल जो खोजा गया था वो हड़प्पा था, रावी नदी के किनारे पे, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटेगोमरी ज़िले में। बट यहाँ इन्होंने ईयर दे रखा है, तो नियर बाई ईयर के अगर हम हिसाब से बात करें तो ये 1922, 1921, 1922 की कहानी है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? ये इन्होंने दे रखे हैं कि जो सिंधु घाटी की पहली प्राचीन संस्कृति थी और आज का जो हिंदू धर्म है उसके बीच जो जैव संबंध है उसका प्रमाण बताना है हमें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पशुपति इंद्र और देवी माता, या पत्थर पेड़ पशु, या विष्णु और लक्ष्मी, और शिव और शक्ति। इनमें से कौन सा लिंक है जो उस समय भी था और आज भी है? तो ये संबंध हमें मिलता है पत्थर, पेड़ और पशु। पत्थर की पूजा उस समय भी करते थे, आज भी करते हैं, पेड़ का भी ऐसा ही है, और पशु का भी ऐसा ही है। जैसे गाय हो गया आपका, पेड़ तो विभिन्न प्रकार के हो गए आपके, बरगद का करते हैं, पीपल के वृक्ष की भी पूजा करते हैं, और पत्थर, ये पत्थर पूजा ये हिंदू धर्म में विभिन्न मंदिरों में ऐसा माना जाता है। जैसे शिवलिंग वगैरह होते हैं, इनकी पूजा करते हैं हम हिंदू धर्म में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14। ईंटों की कृत्रिम गोदी, डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? यह कृत्रिम गोदी ऐसा है, आर्टिफिशियल डॉकयार्ड होता है, जैसे बंदरगाह होता है, ईंटों का बना हुआ था। ये एकमात्र है मिला है जो इन खुदाई में मिला है। ये 11-12 जगह हैं, तो इसमें हम इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। जो ईंटों की कृत्रिम जो आर्टिफिशियल डॉकयार्ड था, ये स्थल है लोथल। और ये लोथल है आपका गुजरात की जो खंबात की खाड़ी है उसमें भोगवा नदी के तट पर स्थित है, और इसकी खोज जो हुई थी आपकी, ये 1955 के लगभग हुई थी। और यहाँ से जो मिले हैं हमें साक्ष्य मिले हैं, उसमें अग्निकुंड के अन्न के साक्ष्य मिले हैं, चूड़ियाँ भी मिली हुई हैं। लोथल में जो आवासीय निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था, और साथ में नालियों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। ऐसा माना जाता है कि लोथल बंदरगाह से ही जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उस समय के मेसोपोटामिया इत्यादि, वहाँ से व्यापार किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के टेराकोटे की मूर्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? जो सिंधु सभ्यता से टेराकोटा की मूर्तियाँ मिली हैं उसमें कौन सा जानवर विद्यमान नहीं था?
भैंस, भेड़, गाय या सुअर। तो इसमें भैंस की भी मूर्ति मिली है, भेड़ मिली है, सुअर भी मिला है, गाय नहीं मिली। तो गाय विद्यमान नहीं थी इसमें। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? बिना दुर्ग वाला, बिना सिटाडेल वाला जो सिंधु नगर था वो कौन सा था? कालीबंगा में भी दुर्ग मिले हैं और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो इनमें भी दुर्ग मिले हैं। चन्हुदड़ो में नहीं मिला दुर्ग। इसका आंसर आपका हो जाएगा कि बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर चन्हुदड़ो था, पाकिस्तान में। ये सिंधु नदी के किनारे पर था ये, इसमें आपका दुर्ग नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? ये आपकी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति जो है, इसकी एक जो मुख्य विशेषता है वो तो थी इसकी नगर प्रणाली जो थी, योजना, नगर योजना थी इसकी, वो प्रणाली। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों सिटी में जो अपने अपने दुर्ग थे, दुर्ग में जो आपका था शासक वर्ग रहता था, और उसके दुर्ग के बाहर जो था उस एक निम्न स्तर का शहर था, ईंटों के मकान और सामान्य लोग रहते थे वहाँ पर। सड़कें आपकी एक दूसरे को काटती थी और नगर जो था अनेक वर्गों में विभक्त था। ये लगभग सभी सिंधु जो बस्तियां हैं उनकी बात रही है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा व्यवस्थित शहरी जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18th। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राय अपने मकान बनाते थे पक्की ईंटों से, पत्थर से, लकड़ी से या सभी से। सिंधु घाटी सभ्यता में जो मकानों के साक्ष्य मिले हैं वो लगभग पक्की ईंटों वाले मिले हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा पक्की ईंटों से। देवी माता की पूजा संबंधित थी, हमें बताना कौन सी सभ्यता से संबंधित थी देवी माता की पूजा। तो ये साक्ष्य भी हमें सिंधु घाटी सभ्यता के साथ ही मिले हैं। इसका सही आंसर आपका सिंधु घाटी सभ्यता ही है। और मोहनजोदड़ो में मिली है वो स्त्री की मूर्ति मिली है जिसे देवी कहा गया है। हड़प्पा में भी एक मुद्रा के ऊपर जो है नारी का चित्र है, और उसमें कुछ ऐसा था कि मुद्रा के ऊपर ऊपर की तरफ पैर और नीचे की ओर सिर किए हुए नारी का चित्र है, पैर फैले हुए हैं और उसके गर्भ से एक पौधा निकल रहा है। इस तरीके की एक जो थी मुद्रा मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें तो इसमें मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत थी वो आपका अन्नागार थी, जिसे धान्यागार भी कहा गया है, जिसमें अनाज रखने की व्यवस्था थी। और इसकी जो आपकी डायमेंशन है वो लगभग 45 मीटर लंबी और 15 मीटर चौड़ी है। 3:1, 45 और 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए कनिंघम या दयाराम साहनी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है पेपर्स में। सबसे पहला जो शहर खोजा गया था वो भी हड़प्पा था, रावी नदी के किनारे, और उसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। और ये जो खोजा गया था वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटेगोमरी ज़िले में रावी नदी के किनारे पर खोजा गया था। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबद्ध नहीं है? ये 4 स्कॉलर्स दिए गए हैं, चार्ल्स मैसन, कनिंघम, एम व्हीलर, पी.एस. वत्स। ये इनमें चारों में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबद्ध नहीं है? तो इसमें आपका जो है चार्ल्स मैसन भी जुड़े थे, कनिंघम, व्हीलर ये भी जुड़े थे। पी.एस. वत्स का संबंध हड़प्पा संस्कृति से नहीं है। तो इसका आंसर तो है आपका
PS वत्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो इसका आंसर हमें बताना है, कौन से द्रव्य का उपयोग किया गया था। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में हमें जो पता चला है अभी तक, वो ये चला है कि टेराकोटा का उपयोग किया गया था। टेराकोटा मिट्टी की मूर्तियां जो थी उपलब्ध उस समय के उपलब्ध शिल्प आकृतियों में प्रचुर मात्रा में पाई गई हैं। ये मूर्तियां लाल रंग की बढ़िया गुथी हुई और ठोस पकाई मिट्टी से निर्मित होती थी, लाल रंग की, जिन पर लाल रंग का लेप भी होता था और कभी कभी चटक रंग भी पाए गए हैं। सांचे में ढालकर इनको अधिकांश मूर्तियां जो बनाई गई हैं वो हाथ से ही बनाई गई हैं। इनमें मानव मूर्तियां जो हैं वो ठोस हैं और पशु पक्षियों की मूर्तियां जो हैं खोखली मिली हैं। इनमें नारी आकृतियों का भी बाहुल्य है, जबकि अगर हम बात करें तो हड़प्पा में जो मिली हैं विशेष तौर से वो नारी की आकृतियों वाली मूर्तियां मिली हैं और मोहनजोदड़ो में आपकी पुरुष आकृतियों वाली मूर्तियां ज़्यादा मिली। क्वेश्चन नंबर 24, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे। तो हड़प्पा वाले जो थे अलग अलग जगह वाले अलग अलग स्पेशलाइजेशन वाले थे। तो हड़प्पा वाले जो थे वो कपास की पैदा करने वाले, कपास के उत्पादन में सबसे ज़्यादा लगे हुए थे। सबसे पहले कपास पैदा करने का जो श्रेय है वो भी हड़प्पा और सिंधु सभ्यता वालों में हड़प्पा वालों को ही है। ऐसा कहा जाता है कि कपास का उत्पादन जो सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में हुआ था, इसलिए जो यूनान के लोग थे इसे सिन्नन कहने लगे, जो बाद में सिंधु शहर से उद्भूत हुआ है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी। तो इसका आंसर तो आपका 24 का हो जाएगा, कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी। तो हड़प्पा की जो सभ्यता थी वो कांस्य युग की है। इस संस्कृति के जो लोग थे वो पत्थर के बहुत सारे औजारों उपकरणों का प्रयोग करते थे, लेकिन वे कांस्य के निर्माण और प्रयोग से भली भांति परिचित थे। प्रयोग वो पहले से करते आ रहे थे, आपका पत्थरों वाले जो औजार थे उनका पहले से करते आ रहे थे, जबकि विशेष तौर से जो उन्होंने काम किए हैं वो कांस्य के निर्माण और उनके प्रयोग से संबंधित किए हैं। कांसा जो था, कांसा तांबे में टीन मिलाकर धातु शिल्पियों द्वारा बनाया जाता था। तो ये हमारे जो 25 क्वेश्चन थे ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम और नेक्स्ट 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम से लिए गए हैं, जो पहले आ भी चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चन और जिनकी संभावना आने की और नेक्स्ट एग्जाम्स में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है आने की। थैंक यू।